परिणाम क्या है, तो आपके ऊपर दबाव था परिणाम को लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे बहुत से कार्यकर्ता टिकट मांगना चाह रहे थे, लेकिन मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही समर्पित भाव से मैंने पार्टी का काम किया। जो जो मुझे जिम्मेदारी दी मैंने समर्पित भाव से काम किया और शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताकर और अटेली विधानसभा से मुझे टिकट दी और जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के भारी बहुमत से जिता करके हरियाणा की विधानसभा में भेजा। तो मेरा जो समर्पण जो पार्टी के प्रति था उसी के आधार पर मुझे पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं विधायक बना। नहीं, वो तो ठीक है, टिकट मिला, लेकिन टिकट मिला उससे पहले बहुत सारी बातें हो रही थी आपको लेकर। उस पर मैं ज़्यादा आपका, क्योंकि आपसे मेरी पहली मुलाकात है। नहीं तो मुझे तो उन बातों का कोई ध्यान नहीं कि मेरे बारे में क्या बात हो रही थी। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पूरे हरियाणा में मैं भारतीय जनता पार्टी का उस समय जिला का महामंत्री था और हमारे जिला के महामंत्रियों को 3 लोगों को टिकट दी थी हरियाणा में, और उनमें से मैं अकेला महामंत्री के पद पर था और मैं चुनाव जीता। तो मुझे तो और बातों का तो ध्यान नहीं है कि क्या बातें थी। बाकी ठीक है सर, सभी लोगों की ये जरूर था कि एक समर्पित कार्यकर्ता को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी, ये चुनाव जीतने चाहिए। सीताराम जी, 2019 में आपने जीत हासिल की, 2024 में टिकट कटा, मतलब जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे या राव साहब का बेटी मोह आपकी टिकट? देखो 2024 में राव साहब यहाँ से हमारी बहन जी को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, तो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया, मुझे तो जो 2019 में राव साहब ने हमारी इस टिकट में भी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, इनको टिकट आप दें और हमारी जिम्मेवारी है, हम इनको चुनाव जिताएंगे। तो 2024 को जब उनकी लड़की अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ने आ गई, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं पूरी ताकत के साथ पूरी समर्पण भाव से मैंने 2024 के चुनाव में उनके लिए कार्य किया और उनको अटेली विधानसभा से चुनाव जिताने का काम किया। कंवर सिंह यादव जी, आपकी सीट पर भी लोगों की नज़र थी रिजल्ट को लेकर, परिणाम क्या होगा। एक मानसिक दबाव आपको था, क्योंकि हम लोग जब दूर से देखते हैं, एक जो कार्यकर्ता होता है, समर्थक होता है, उसका नज़रिया अलग होता है, जो चुनाव लड़ते हैं उनका नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, जितना आप जैसे लोगों से बातचीत के आधार पर पिछले 1-1.5 दशक में अनुभव हुआ है। दोनों 2 छोर में होते हैं, और जो चुनाव लड़ता है वो चाहे पंचायत का लड़े चाहे संसद का चुनाव लड़े, दबाव एक सा ही रहता है। आप पर भी दबाव था? देखिए कि आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भले ही मुझे पहली दफ़ा बनाया, लेकिन मैं पार्टी में जहाँ बैठे सबसे सीनियर कार्यकर्ता हूँ और 1996 से चुनाव पार्टी के लिए काम किया। एक एक बूथ का, एक एक विधानसभा का, इस जिले के अंदर 4 विधानसभा, चारों का भी आंकलन है। और विधानसभा महेंद्रगढ़ का तो मैं 1996 से प्रभारी के नाते काम किया, एक एक बूथ का मुझे ध्यान था। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, कहीं कोई संख्या नहीं थी, मीडिया ट्रायल था, माध्यम ये था कि आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। कुछ लोगों का माइंड वॉश जरूर था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस की सरकार आ रही, कुछ लोग भ्रमित थे। भाजपा लेकिन बीजेपी के लोगों में भी ये चर्चा थी सर, आखिर के 1 सप्ताह तक। क्या जी? बीजेपी के एक मोर्चे में थी चर्चा, बीजेपी में भी श्योरिटी नहीं थी सरकार बनाने को लेकर जैसा 19 में था। देखिए कि ये तो आप कह सकते हैं, यदि ऐसा नहीं था तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा जैसे प्रदेश में बनी है। कहीं न कहीं तो लोगों का पार्टी के प्रति समर्थन था, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, सबके समर्थन से बनी है और 36 बिरादरी के समर्थन से बनी है। ये नहीं कि पता नहीं था, सबको पता था। एक एक कैंडिडेट धरातल के ऊपर जिसने काम किया है उसी आधार पर प्रत्याशी बनाए हैं और उसी का रिजल्ट मिला। और आपने पूछा कि दक्षिणी हरियाणा की बात, दक्षिणी हरियाणा आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी ने जिस तरह से बात कही है
ये इलाका बहुत ही नरम और पोलाइट है। जो सरकार काम करती है उसके प्रति स्नेह और श्रद्धा और विश्वास रखती है। इन 11 साल के अंदर दक्षिणी हरियाणा में भी अनेक ऐसे अनुकूल इतने ज़्यादा काम हुए जो हमने कल्पना भी नहीं की थी, और हर क्षेत्र में है। इसलिए लोगों ने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे हित की और दूसरी सरकार नहीं है। एक बार तीसरी बार इस सरकार को फिर मौका दे, जो काम रह गए हैं इस योजना में उन कामों को फिर पूरा करें। अभय सिंह यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, सॉरी, आप पिछली दफ़ा मंत्री रहे। शिक्षा का क्षेत्र जो है वो काफ़ी आगे तक गया, और ये कहा जाता है कि शिक्षा का रथ जब चलता है तो विकास भी होता है। तो क्या माने कि शिक्षा में तो बढ़ावा मिला, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए तो वो ज़्यादा नहीं हो पाया। तो क्या कारण रहे? आप खुद भी मंत्री रहे और विधायक हैं नारनौल से। अब मैं नहीं समझता कि आपका जो प्रश्न है वो ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हमारी सरकार 2014 में बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे पहले यहाँ के नारनौल के सिविल हॉस्पिटल का दर्जा 100 बेड का था, आज वो 200 बेड का है। महेंद्रगढ़ के सिविल हॉस्पिटल का दर्जा 50 बेड का था, आज वो 100 बेड का है। और इसी प्रकार से अटेली और करीना का भी दर्जा बढ़ा है। मेडिकल कॉलेज इसी टेन्योर के दौरान बना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारे बहुत नज़दीक के पड़ोस के ज़िले में, जो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भी एम्स भी बड़ा है। अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जो हैं वो अपने उपचार के लिए जयपुर जाते हैं, दिल्ली का रास्ता अख्तियार करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे इस क्षेत्र के पेशेंट्स को जयपुर, रोहतक या दिल्ली, गुड़गांव जाना पड़ता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया है, वो अभी शुरू होने जा रहा है इस साल से। ये जाने आने की जो बात है वो दूर हो जाएगी। एम्स और 2 साल बाद शुरू हो जाएगा, कुछ कमी रहेगी तो वो और दूर हो जाएगी। ये समय लगता है, लेकिन इस पिछले 5-10 साल के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और इसके अब रिजल्ट आने शुरू होंगे। उससे पहले आप ठीक कहते, कुछ भी नहीं था यहाँ। ये हमारी पार्टी की सरकार के दौरान ही हुआ है। पिछली दफ़ा आप मंत्री रहे, इस बार विधायकी से ही संतोष करना पड़ रहा है। क्या मन में कहीं टीस रहती है? नहीं, ये तो पार्टी को देखना होता है किस क्षेत्र को किस प्रकार से। हमारे क्षेत्र को पिछली बार से ज़्यादा महत्व दिया गया है। अटेली पड़ोस का हमारा क्षेत्र है, वहाँ से बहन आरती राव जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और फिर पूरे प्रदेश में ये जिलेवार बंटवारा करके मंत्री पद दिए जाते हैं, तो हमें वो पद मिला हुआ है। सर, एक सवाल है। जब हम विकास की बात करते हैं और हमारा जो ये प्रोग्राम है ये बेसिकली दक्षिण हरियाणा, इमर्जिंग साउथ हरियाणा, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार अपने चलते रहती है। जब कोई सरकार कंटिन्यूटी में होती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम हो। आप तीनों से एक बहुत कॉमन सवाल है, जब हरियाणा की बात आती है तो बाहर से जब हम देखते हैं हरियाणा को, तो भाई छोटा राज्य है लेकिन इकोनॉमी में बड़ा योगदान दे रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हरियाणा में है, ये सारी चीज़ें तो हरियाणा में है। लेकिन जैसे ही बात दक्षिण हरियाणा की आती है वो पिछड़ा इलाका है। ये टैग कैसे हटेगा सर? पहले आप बताइए। ठीक है कि जब किसी क्षेत्र में कोई विकास के कार्य तेजी से होने लगते हैं तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और हम आगे भी जिस प्रकार से करने की अपनी योजना बना रहे हैं, लोगों में चर्चा करते हैं, तो हमारे लोग आश्वस्त हैं और उनको इस बात का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इलाके का समूचा विकास होगा। जिस प्रकार से पिछले 10 साल में हर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं हम विकास के पहिए को आगे ले गए हैं, चाहे हम स्वास्थ्य का क्षेत्र देखें, चाहे शिक्षा का क्षेत्र देखें, बिजली का क्षेत्र देखें, नहरी पानी का क्षेत्र देखें, हर क्षेत्र के अंदर हमने एक उपलब्धि हासिल की है और उससे हमारे लोग संतुष्ट हैं। सर, ये टैग क्यों है? गुरुग्राम का जब जिक्र आता है तो दुनिया भर में
गुरुग्राम का आप नाम लें तो बता देंगे कि गुरुग्राम क्यों फेमस है। फरीदाबाद हरियाणा में है। गुरुग्राम से जहाँ हम बैठे हैं बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर जब वो विकास का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्यों बदल जाती है? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का नारा, सबका प्रयास, ये नारा पूरे हिंदुस्तान में सबका साथ, सबका विश्वास और इस नारे पर काम किया है। और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा देकर के पूरे 90 के 90 विधानसभाओं में समान विकास के काम किए हैं और लगभग 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए हैं और हर 10-12 किलोमीटर पर एक हमारी बहनों के लिए डिग्री कॉलेज भी बनाए हैं। हमारे यहाँ 7 के ज़िले में भी एक एम्स का काम शुरू है और हमारे ज़िले में भी मेडिकल कॉलेज बन चुका है। और सभी क्षेत्र में, चाहे वो किसानों का हो, चाहे बिना खर्ची और बिना पर्ची के युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, और माननीय सांसद महोदय ने बताया कि हर घर में नल और नल से शुद्ध जल, ये पूरे क्षेत्र में सभी जो प्लास्टिक के और जो सीमेंट के जो पहले पाइप लगते थे वो लीक होते थे, बड़ी भारी दिक्कतें रहती थी। अब जो पाइप लगा दिए तो 50 साल तक उनमें कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा और प्रत्येक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को नहरी पानी से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और बहुत से काम हैं जो इंडस्ट्रीज की भी कुछ दिक्कतें रहती हैं कि हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में IIMT का शिलान्यास भी होगा, लेकिन कुछ ज़मीन के इशू हैं। ठीक है सर। तो उस पर कार्य तेज़ी से नहीं आया, तो हमारे विधायक जी उसमें लगे हुए हैं और वो भी बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा। जैसे लॉजिस्टिक हब है उसका काम शुरू है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की माननीय नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व की सरकार आने वाले समय में बहुत काम करने जा रहे हैं और हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। कंवर जी, देखिए कि विकास की बात आपने कही है, हम कहें अपने मुंह से, आपको भी दिखना चाहिए विकास। विकास तो आपको दिख रहा होगा। मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ, लेकिन हाँ, जो सड़क जिस रास्ते से चल के आया वो अच्छी थी। चलो ये ठीक है कि आप पहली दफ़ा आए, आपके साथी होंगे। 11 साल पहले इस इलाके में क्या था और 11 साल बाद में यहाँ कितना परिवर्तन हुआ। चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, और चाहे पानी की बात हो, और चाहे बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार देने की बात हो, चारों जगह आपको काम दिख रहा है। और आप महसूस इसलिए नहीं कर रहे कि आप पहले आए नहीं। आपके साथी 11 साल पहले आए होंगे या उससे पहले आए होंगे, तो उनको स्पष्ट महसूस होगा कि इन 11 साल के अंदर इस ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, बहुत विकास हुआ है। और विकास की जो रूपरेखा है, जो एक प्लान है, उस प्लान के मुताबिक आने वाले समय में आपको भी लगेगा कि वास्तव में भी इस ज़िले के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। कंवर सिंह जी, राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल, मैंने 2014 में देखा था, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर आपने रामविलास शर्मा जी के लिए मेहनत की थी। मैं खुद उस चुनाव को कवर कर रहा था, और अब वहीं से आप विधायक जी। तो क्या अभी प्रेम दोनों के बीच बराबर है या फिर खटास? देखिए कि मैंने 2014 में मदद नहीं की। मैं 1996 में महेंद्रगढ़ विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ लगातार 14 तक, और 14 के बाद में 19 में, और 19 के बाद में 24 में। मुझे तो टिकट 24 में मिली। आदरणीय रामविलास जी शर्मा 2014 में थे, 19 में वही थे। तो खटास तो जिसकी टिकट कटती है तो हो सकता है कि महसूस तो होता ही, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। कल भी उनका जन्मदिन था, सबसे पहले बधाई मैंने दी। आदरणीय है, सम्मानीय है, आज भी आदर तो उतना ही है। सर देखिए, अब क्योंकि अब हम थोड़ा पॉलिटिकल पिच पे भी आ रहे हैं, आपने जो एक बात कही उसको मैं थोड़ा कंक्लूड कर दूं। डेमोक्रेसी में कोई सरकार कैसा काम कर रही है, इसका पैमाना हम कैसे मापते हैं?
कि आप चुनाव में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ना कुछ तो हरियाणा में अच्छा हो रहा है, जिसके कारण लगातार तीसरी बार आपकी सरकार बनी है। यही लोकतंत्र में विकास के पैमाने को जांचने की परीक्षा है, जिसमें आप पास हुए हैं तीसरी दफ़े। लेकिन इससे इतर ओम प्रकाश जी, एक प्रश्न है। दक्षिण हरियाणा में बड़ी बात होती है चौधर की कि एक जो चंडीगढ़ में दफ्तर है, वहाँ पर जो शख्स बैठे वो दक्षिण हरियाणा का हो, लंबे वक्त से ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, ये तो हर क्षेत्र सोचता है कि हमारे क्षेत्र में चौधर आए, और उस चौधर का एक सकून भी होता है, उससे ये माना जाता है कि उस क्षेत्र को कहीं ना कहीं विकास में प्राथमिकता मिलती है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करे वो सभी को स्वीकार्य है, और हमारी पार्टी ने एक बात को दूर किया है। जो यूँ सोचते थे कि जिस क्षेत्र की चौधर होगी वही विकास होगा, हमारी पार्टी सब क्षेत्रों में समान विकास कराती है। जैसा कि चौर धर्मवीर जी कह रहे थे, वही विकास पलवल में होगा, वही अम्बाड़ा में होगा, वही नांगड़ चौधरी में होगा, वही सरसा में होगा, और आज ऐसा ही हो रहा है। इस बार का ये चुनाव के जो रिजल्ट है, ये इस बात का द्योतक है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की जो नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है, ये उसी का रिजल्ट है कि तीसरी बार सरकार बनी है। और जो वो इलाकावाद की टीस होती थी वो ख़त्म हो गई है। अब वो टीस आम आदमी में नहीं रहती, सबको पता है कि सबका विकास साथ होना है। नहीं, ये तो सर राजनीतिक बातें हैं, और मैं आप लोगों की भी मर्यादा समझता हूं कि आप लोग पार्टी लाइन से थोड़ी ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन आम लोगों में मैं इस सड़क से बाहर जाके किसी से पूछ लूं कि भाई पिछले 25-30 सालों से जो मुख्यमंत्री है हरियाणा का, वो इस क्षेत्र से क्यों नहीं हुआ, इस बेल्ट से क्यों नहीं हुआ, तो वो तो बोलेगा बाहर का जो पब्लिक है कि नहीं भाई होना चाहिए। वो तो देखिए, जो आदमी जिस क्षेत्र में है, एक किसान अपनी खेती करता है तो वो चाहता है कि तू ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करके दिखाता कि तेरा नाम हो। एक पशुपालक पशु पालता है तो वो ये कोशिश करता है कि तेरा ये नाम रहे कि तेरी झोटी के नीचे सबसे ज़्यादा दूध है और सबसे ज़्यादा घी है। इसी प्रकार से कोई किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में है, वो भी हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं ऊपर वाली कुर्सी को अचीव करूं। कोशिश तो हर आदमी की होती है, लेकिन हर व्यक्ति तो मोदी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जी जी। तो ये आपने कोई नई बात नहीं पूछी है, तो किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति से पूछो, हर व्यक्ति में ये होड़ होती है। ओम प्रकाश जी, अब एक कोरियावास मेडिकल कॉलेज को नाम बदलने को लेकर जो धरना चल रहा है, क्या आप मानते हैं कि उसके पक्ष में हैं, क्योंकि उसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित होती हैं? देखिए, ये गलत प्रश्न किया आपने कि नामकरण इधर का उधर होने में स्वास्थ्य सेवाएं रुकती है। नहीं, धरने पर बैठे उससे हैं तो स्वास्थ्य वहाँ सेवाएं डॉक्टर- रुकने वाली नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं नाम ये रहे वो रहे, उससे नहीं रुकने वाली है। लोगों की भावनाओं को ठेस जरूर पहुंच सकती है, और ये इलाके के लोगों की भावना को ठेस है। कोरियावास गांव के लोगों की भावना को ठेस है। कोरियावास गांव ने 80 एकड़ ज़मीन इस शर्त पर दी थी कि नाम राव तुलाराम होना चाहिए। आज हमारी सरकार है, लेकिन हमारी सरकार ने जो भी फैसला ले लिया, तो दिक्कतें क्या आ मैं रही हैं? इस क्या समर्थन में- राजनीतिक दिक्कतें क्या? मैं इस समर्थन में हूँ कि उस कॉलेज का नाम राव तुलाराम होना चाहिए। वो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये देश शहीदों के सम्मान में अगर कहीं कोताही और बात करे, बहुत बड़े ऋषि मुनि होते हैं, बहुत बड़े साधु संत होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता होते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, वहाँ कोई सेना का जवान आपको सुरक्षित रखने की बात नहीं करेगा, तो वो पढ़ा लिखा रह जाएगा। तो एक सर, तरफ। दिक्कतें इसलिए कहाँ- मेरा मानना है कि शहीदों से बड़ा कोई नहीं होता। यहाँ इसका नाम राव तुलाराम होना चाहिए। इलाके की भावना का सवाल है। सर, और आपको पता है नहीं पता, इस इलाके की 200 से ऊपर पंचायतों ने ये प्रस्ताव करके दे चुकी है। 200 से ऊपर की पंचायतें, मेरी समझ में नहीं आता हमारी सरकार कहाँ ठीक। सोई हुई है, क्यों नहीं सोच रही। सर लोगों की भावना जो है
200 गांव से ऊपर की पंचायतों ने ये प्रस्ताव दे चुकी। ठीक है सर, अब क्योंकि समय कम है इस सेशन का, मेरा पूरा समर्थन इसके साथ। ठीक है, 5-7 मिनट है मेरे पास, तो सीताराम यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि हर ज़िले की अपनी एक पहचान हो। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हरियाणा में क्या ऐसी चीज़ें डेवलप की जानी चाहिए, क्योंकि जब हम जिस जगह पर बैठे हैं उस ज़िले की भी अपनी कुछ पहचान होगी, और ये संभव नहीं है कि यहाँ के बच्चे कहीं दूसरे जगह पर जाकर रोज़गार करें, और ये भी संभव नहीं कि सबको सरकारी नौकरी लग जाए। तो आप अगर उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे, जो चीज़ आपके यहाँ पे है उसी को अगर आप प्रमोट करेंगे, तो क्या, क्योंकि सेंटर में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, उस दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने सेवा, सुशासन और जन कल्याण के जो भी कार्य उनके समर्पित जो कार्य हैं, वो सभी विभागों में और सभी क्षेत्रों में लगातार किए हैं। जिस तरह से किसानों को सम्मान निधि, पूरे हिंदुस्तान में सभी किसानों को सम्मान निधि 1 साल में 6,000 रुपये दी जाती है, इसी तरह फसल जो बीमा योजना है उसके तहत सभी किसानों के फसलों के बीमे होते हैं, जिनको उनको मुआवजा मिलता है। और हरियाणा की सरकार ने जो भी फसल खराब हो जाती है किसान की, तो उसका क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च कर रखा है, और उसमें किसी भी किसान की कोई भी फसल अगर ख़राब हो जाती है तो उसमें वो अपनी अप्लाई कर दें और उसका मुआवजा घर बैठे मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने 9.5 साल में बहुत से पोर्टलों से सभी कामों की बड़ी सुविधा लोगों को घर बैठे की है, और उससे सभी हरियाणा वासी उनका हरियाणा एक और हरियाणवी एक का जो नारा था उसको उन्होंने बिल्कुल सही सुचारू रूप से पब्लिक में उतारा है। और जिस तरह से उन्होंने 2015 में हरियाणा से केरोसिन मुक्त हरियाणा को बनाया, तो केरोसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, उसमें काला बाजारी होती थी, उसको उन्होंने बंद किया। चाहे वो एडमिशन की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, ठीक, सभी जो उन्होंने व्यवस्थाएं जो बदली हैं पीछे की सरकारों में क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद होता रहता। ठीक है सर। कंवर सिंह जी, लास्ट सवाल आपसे, बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों ये सफ़र अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की नेमतें हों मौजूद, लेकिन अगर घर में बेटी ना हो तो घर घर नहीं लगता। बहुत पिछड़ा इलाका था, लिंग अनुपात बहुत कम था, लिंग अनुपात यहाँ काफ़ी बड़ा, क्या कारण रहा इसका? देखिए कि 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी पानीपत में आकर एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका रिजल्ट पूरे हरियाणा प्रदेश में आया, और विशेष तौर से सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे ज़िले के अंदर पड़ा, और इसके अंदर सबका सहयोग रहा। प्रशासन का विशेष, CMO है, DC साहब है, सबका विशेष प्रभाव। मोदी जी ने जो बात कही है उसके सभी अधिकारियों ने उसको सीरियसली लिया, और इसके ऊपर सबने सख्ताई से पालन किया, और उसका रिजल्ट आपके सामने। मैं तो यही समझता हूँ। सर एक आखिरी सवाल जो मैंने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे जो योजनाएं हैं, ये कैसे हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अगर क्षेत्र का विकास करना है तो आपको अपने यूथ को उसके गांव या उसके शहर तक में ही महदूद करके रखना पड़ेगा। अगर वो बाहर जाएगा, अगर वो यहाँ से निकल गया, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी, फिर आपका विकास दिखावा होगा, वो आंकड़ों वाला होगा। असल विकास तब है जब यूथ गांव में रहे, शहर में रहे, वहीं काम करे, वहीं पैसा कमाए, पैसा वहीं खर्च करे। देखिए कि आपका प्रश्न बहुत ठीक है। आपने कहा कि ज़िले का विकास तब होगा यहाँ किसान है, जवान है, और किसान के हिसाब से यहाँ बाजरा और सरसों 2 फसल किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मोदी जी ने भी ये निर्णय किया है कि इस बाजरे को विदेशों तक प्रचार किया है, क्योंकि मोटे अनाज की श्रेणी में है और किसान को भी सुविधा है। तो हमने आगे भी यही प्रदेश सरकार से भी निवेदन किया है कि आज बाजरा 2750 रुपये क्विंटल है, यदि बाजरे की कीमत 5000 तक जाए, सरसों 10,000 रुपये क्विंटल तक जाए, यही किसान की आमदनी बढ़ जाएगी।
और नौजवान बच्चों का जो रोज़गार बेरोज़गारी है इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन किसान ये ज़िला है, किसानी है, और हमारे बच्चे दी किस किसान की तरफ थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करेंगे और अच्छी आमदनी उससे होगी, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का जो बच्चों का जो रुझान है जी। शिक्षा के साथ साथ खेती के ऊपर भी होगा, चलिए। क्योंकि आज देख रहे हैं कि खेती से हर व्यक्ति पीछे हट रहा है और यही कारण है सबको रोजगार चाहिए। इसी नोट पे सर हम इस सेशन को यहाँ रैप अप करेंगे। ये बिल्कुल आपने बात सही कही। ये संभव नहीं कि सबको सरकारी नौकरी लग जाए। आप उद्यमिता में अगर रहेंगे, रोज़गार सृजित करेंगे, खुद को रोज़गार देंगे और दूसरे को रोज़गार देंगे, तो ही महेंद्रगढ़ का विकास होगा, तभी हरियाणा का होगा, तभी भारत का होगा। थैंक यू सर, आप लोगों ने वक्त। हाँ प्लीज़, एक अभी बहुत बहुत एक फाइनल कमेंट है सर का प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ आए थे, हमने निवेदन हॉर्टिकल्चर के लिए किया। ओके, उन्होंने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी 100 एकड़ ज़मीन मांगी, उसके अंदर बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए अनेकों ऐसे प्रोडक्ट तैयार करेंगे। मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर में बागवानी है, इन दोनों सिस्टम के प्रति हम नौजवान बच्चों को डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें खर्चा कम है। यदि बच्चों को फ्री ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उनको माइंड वॉश करेंगे, उनको चलिए अच्छी तरह से मोटिवेट करेंगे, तो आप जो सर कह रहे हैं कि समय हमें अब आगे इसको ये लंबी चर्चा हो सकती है, इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।